हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है हमारी एमसीक्यूज़ पर बेस्ड। यहाँ मैंने एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यू सीरीज़ है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण पर बेस्ड एमसीक्यूज़ की हम बात करेंगे। अब आपका जो पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 30 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और टेस्ट के होते हैं, और जबकि 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पेपर आता है। 70 में से 20 नंबर जो होते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं। तो वही एमसीक्यू क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट की है। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो आपको यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक आपका आंसर है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसने पहले से इसको बैलेंस किया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर 2FeCl3 2H2 पहले से इसने बैलेंस किया हुआ है। अब बैलेंसिंग को देखकर ही, संतुलित किए हुए को देखकर ही हमें इनमें से किसी भी एक के ऊपर टिक लगाना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसको रफली लिख सकते हो एक जगह पे। हमारे पास ये समीकरण है 2FeCl3 + 2H2O प्लस y हमें बताना है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा बन रहा है FeCl2 H2SO4 and 2HCl। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो आयरन है 2 है। यहाँ पर आयरन के एटम्स हैं यहाँ पे जो हमारे पास है, इस तरफ 2 हैं और इस तरफ भी हमारे पास यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारे पास Fe है, वो 2 है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तिया 6 हमारे पास क्लोरीन है, और इस तरफ अगर हम देखें तो 2 दूना 4 और 2 6 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है 2 दूना 4 है, और इस तरफ अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास, तो यहाँ पर भी 2 इधर है 2 इधर है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र है वो 1 है, और यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र है ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन में यहाँ पे वही वाला ऑप्शन रहेगा जिसमें सल्फ़र होएगा। दूसरी चीज़, हम ऑक्सीजन रह गए हमारे। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, और इस तरफ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। तो संतुलित तभी होगा जब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन होंगे। तो 2 तो पहले से ही हैं, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन इस तरीके से होगा जिसमें एक सल्फ़र होना चाहिए, ताकि वो सल्फ़र यहाँ जाके इस तरफ जाके बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी सल्फ़र है, एक सल्फ़र होना चाहिए। इस तरफ 2 ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि 2 ही आ रहे थे यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पे 4 थे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा SO2। तो यहाँ पर y की जगह पे हम SO2 लिख सकते हैं। तो आपको चेक करना होता है, संतुलित करके ही हमें पता लगेगा इसका आंसर, हम डायरेक्टली रट्टा नहीं लगा सकते इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है लेकिन आपको याद रहना चाहिए, संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया लिख सकते हैं, क्या बनती है, अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड आपको दिया ही गया है। अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या क्या बनते हैं, तो आपका यहाँ पर क्योंकि H है वो इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो H+ है इसके पास जाता है, तो NH4 आयन बन जाते हैं, और Cl- के साथ इसके साथ फिर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो एक आयनिक यौगिक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका आता है, अमोनियम क्लोराइड है और यहाँ पर आपका अमोनियम क्लोराइड है, आयनों में इसने इसको तोड़ दिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये तोड़ दिया गया है, वियोजित हो गए हैं आयन में ये यौगिक। तो एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है, आयनिक वियोजन हम कह सकते हैं। ये वाला यौगिक है आपका आयनों में वियोजित हो चुका है, टूट चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। विनिमय का मतलब होता है अदल बदल से नए यौगिक आपके बन रहे हैं। तो आपका क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर होगा उभय अपघटन अभिक्रिया। इसका मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, नीचे क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में।
यहाँ देख सकते हैं BaCl2 सोडियम सल्फेट से विक्रिया कर रहा है, बेरियम सल्फेट NaCl बन रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेरियम है, सोडियम की जगह चला गया तो BaSO4 बन गया, सोडियम है बेरियम की जगह चला गया तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो यहाँ पर आयनों का अदल बदल हो रहा है, ये इधर आयन जा रहा है और ये इधर आ रहा है। तो ये आपकी एक प्रकार की उभय अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन रहेगा उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं। उभय मीन्स डबल, अपघटन मीन्स डिकम्पोजिशन, टूटना, 2 बार टूटते हैं। यहाँ पे दोनों यौगिक हैं, टूट रहे हैं और आयनों में फिर उनमें अदल बदल हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। आपको चूज़ करना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, इसकी पहचान ही ये रहती है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जिसमें नया पदार्थ बन रहा होगा वो हमारा रासायनिक परिवर्तन रहेगा। तो लोहे में जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगता है, क्योंकि हमें पता है लोहे का फॉर्मूला होता है Fe, जब इस पर जंग लगता है जो जंग का फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3 × XH2O। तो एक नया पदार्थ यहाँ पे बन रहा है, तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारे पास है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। जब लोहे पर जंग लगता है तो आपकी जो रिएक्शन बनती है वो बनती है Fe + H2O + O2। और यहाँ से अभी मैंने आपको बताया जंग का फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, Fe2O3 × XH2O। तो यहाँ पर आयरन जो होता है, लोहा होता है, उसका तो ऑक्सीकरण हो रहा होता है और आपका जो यहाँ पे O2 हो रहा होता है, ऑक्सीजन है, उसका अपचयन हो रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण एक ही समय पे हो रहे होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स कहलाती है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही इसमें हो रहे होते हैं और हम लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। जब भोजन पचता है तो किस प्रकार की क्रिया होती है। तो हमें पता है जब भोजन पचता है तो आपका जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, ऊर्जा देता है। तो टूट रहा है आपका यहाँ पे, तो इसलिए एक प्रकार की क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। आपको पता है इसका एग्जाम में उदाहरण भी पूछ लेता है कई बार, या उदाहरण दिया हो तो कह देगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 तो ऊष्मा का शोषण हो रहा होता है इसमें। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। किसका मुख्य गुण है, ये चैप्टर नंबर 4 आपका जो कार्बन वाला चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। तो एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, या पैराफिन है, पैराफिन को एल्केन कहते हैं। तो एल्केन की एक एल्केन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो आपने ये अभिक्रिया वहाँ पे चैप्टर 4 में पढ़ी भी होगी। मेथेन है, उसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से प्रतिस्थापित होते रहते हैं। तो ये एक मुख्य गुण है पैराफिन का यानी एल्कीन का। फिर आता दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। क्योंकि दही जब जमती है एक नया पदार्थ बनता है तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फिर आता है इनमें से ये आपको अभिक्रिया दे रखी है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाला समीकरण हो, आपको बताने किस प्रकार की है। तो अभी मैंने बताया था ये उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। 2 बार यहाँ पर विस्थापन हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेरियम है वो H+ की जगह जा रहा है, H+ है वो बेरियम की जगह जा रहा है। तो 2 बार यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, अदल बदल हो रहा है। तो एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया में आपको बताना है ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। आपको हमेशा ध्यान रखना, चाहे ऑक्सीकारक पूछे चाहे अपचायक पूछे, वो हमेशा आपके अभिकारक की तरफ आंसर रहेगा, कभी भी उत्पाद में आंसर आपका नहीं जाएगा। तो CuO या H2 दोनों में से एक आंसर रहेगा। ऑक्सीकारक है यानी कि ऑक्सीकरण करवा रहा है दूसरे पदार्थ का। तो हम देख सकते हैं कि CuO है वो ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तो यानी कि वो H2 का ऑक्सीकरण करा रहा है। कौन करवा रहा है, CuO करवा रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है। तो CuO आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ऐसा पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करा रहा है यानी दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा होगा और खुद का अपचयन हो रहा होगा। तो CuO है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है इसमें से, इसका अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है। दोनों तरीके से आप आंसर देख सकते हो कि अगर ऑक्सीकारक है तो उसका खुद का अपचयन हो रहा होगा। अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन पृथक हो रही होगी। तो हम देख सकते हैं CuO ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, Cu बना दिया, तो इसका अपचयन हो रहा है यानी ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। नेक्स्ट आता है रासायनिक
दृष्टि से जंग है। जंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है Fe2O3 इंटू XH2O। तो H2O यहाँ पे हम हाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे आयरन जो है वो +3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बोला जाता है अभिकारक। नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहे होते हैं। जैसे अगर सोडियम है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और जबकि आपका अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे Cl है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे तो क्लोराइड आयन बना देगा। नेक्स्ट आता है निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जिसका अपचयन हुआ है। अपचयन क्या होता है, आपके अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन पृथक हो रही होती है। तो आपको देखना है, आपके हमेशा अभिकारकों की तरफ ही आंसर रहता है इसमें। तो ऑक्सीजन पृथक किस में से हो रही है, MnO2 है, ऑक्सीजन पृथक करके Mn बना रहा है, तो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो आपका आंसर MnO2 हो जाएगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूले आपको कैसे बनाने होते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इसका वीडियो देख सकते हो। लेड सल्फेट में लेड जो होती है उसकी संयोजकता होती है 2, क्योंकि Pb+2 फॉर्म में होता है। सल्फेट SO4-2 होता है, तो सल्फेट की संयोजकता 2 हो जाएगी। फिर आपको इनको मैनिपुलेट कर देना है, ऐसे सोल्व कर देना है, क्रॉस गुना कर देते हैं फिर इनको, तो बन जाएगा PbSO4। तो आपका आंसर हो जाएगा PbSO4। ये बाकी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, गलत है। अभिक्रिया है आपको दी हुई है, इसमें अपचायक है। अपचायक है यानी कि क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा होगा। तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है, H2S से H2O बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का इसके अंदर योग हो रहा था, यानी कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये एक अपचायक है, उल्टा होता है। अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचायक है। इसका हम देख सकते हैं, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर SO2 में से ऑक्सीजन निकल रही है, अपचयन हो रहा है इसका, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ऑक्सीकारक हो जाएगा। नेक्स्ट है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। तो यह अभिक्रिया आपको ध्यान ही रखनी है। लोहा आपका Fe होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, तो यहाँ से आपका FeCl2 + H2। तो हमें पता है कि धातु है, जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस जहाँ पे होगा आपका आंसर हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्लोराइड FeCl2 यहाँ बन रहा है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको फॉर्मूले बनाने वाली लिस्ट में जो वीडियो है उसमें बताया है। लेड नाइट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेड है, उसकी संयोजकता होती है 2, नाइट्रेट NO3- होता है, NO3-1 होता है, तो 1 हो जाएगी। इनको क्रॉस गुना करोगे तो PbNO3 पूरे का 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भी। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं जल और लवण, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, तो अम्ल और क्षार। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर पृथक हो रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा, और ग्रहण हो रहे हैं तो अपचयन होगा। जैसे कि Cl है, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, Cl- बना दिया है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसका अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित, तो जब भी कोई पदार्थ जलता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, वो जल बना रहा होगा। तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक अवस्था ही बदलती है, यानी कि ठोस से द्रव या गैस बन जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कागज़ को जला देते हो, राख बन जाएगी, एक नया पदार्थ है। चीनी को गर्म कर दोगे तो वो जल जाएगी, एक नया पदार्थ ही बनेगा। भोजन का पचना है, वो भी एक नया पदार्थ देता है। मोम को जो पिघालते हो तो ठोस से आपका द्रव बना देता है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, पिघलने पर भी वो मोम ही है, तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो अगर पानी को बर्फ़ में डालते हो, पानी का बर्फ़ में बदलना, पानी जब बर्फ़ में बदलता है तो पानी के भी पार्टिकल्स H2 होते हैं, बर्फ़ के भी फॉर्मूला होता है आपका H2 होता है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। नमक को पानी में घोल देते हो तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होती है। शक्कर को पानी में घोल देते हो तब भी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही होती है यहाँ पे।
एक भौतिक परिवर्तन है सारे। रासायनिक परिवर्तन मोम का जलना है। जब मोम को हम जलाते हैं तो मोम के अंदर कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, जल देती है, तो नया पदार्थ बन रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना यानी कि ठोस से द्रव बना रहा है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना अगर आपसे कोई पूछता है तो हम दोनों बता सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य है, तो यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। ये परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है, इनमें ये भी सही है। पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन रहा है, नए अणु बन रहे हैं, संरचना भी अलग रहेगी। सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उत्क्रमणीय का मतलब ये है कि ए से अगर आपका बी बन रहा है, ए अभिकारक से बी उत्पाद बन रहा है, तो बी से अगर ए बन जाए तो यानी उत्क्रमणीय है ये। लेकिन सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, वो एक ही दिशा में जाते हैं, ए से बी बनता है, बैक बी से ए बनने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। नेक्स्ट आता है कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला, उसको जल में घोल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो एक नया पदार्थ बन रहा है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ बन रहा है और अघुलनशील है, यानी वो घुल नहीं रहा है, तो उस पदार्थ का नाम होता है अवक्षेप। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं यहाँ लिखा हुआ है। बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम सल्फेट जो यहाँ पे बन रहा है ये आपका अघुलनशील पदार्थ रहता है, ठोस के रूप में ये अलग हो जाता है जल से, तो ये एक प्रकार का अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट्स भी इसको कहा जाता है। आलू चिप्स की पैकिंग में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है N2। इसमें हम देख सकते हैं नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन है वो खाने के जो भी चिप्स वगैरह हैं उनसे अभिक्रिया नहीं करेगा आसानी से, तो अक्रिय गैस है ये, इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ ही एक ही समय पर होते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सी कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, क्योंकि वायु में जला रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है। जब दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल बनाते हैं पदार्थ, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिंक की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई गई है, तो बताना संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, आपको इसके लिए सक्रियता श्रेणी याद रहनी चाहिए, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखी भी। सक्रियता श्रेणी में आप देखोगे जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है आपका जिंक, तो जिंक है ज़्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। संयोजन अभिक्रिया भी मैंने आपको बताया, दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। वियोजन में एक पदार्थ है वो टूटता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, तो वियोजन हो जाएगी अभिक्रिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। द्विविस्थापन भी नहीं है ये, एकल विस्थापन या सिंपल हम विस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया भी था, चैप्टर नंबर 4 में है ये अभिक्रिया। दहन में क्या होता है, हम कार्बन का पदार्थ होता है कोई भी, उसको जलाते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, जैसे मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये वाली अभिक्रिया आपकी एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है। ऊपर वाली अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण है, ये वाली आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये वाली आपकी योगात्मक अभिक्रिया है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा टॉपिक। रासायनिक अभिक्रिया है आपको ये दी गई है, इसमें बताना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका आयरन है जो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, तो उसको विस्थापित कर देता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में से आपको बताने, ये निम्नलिखित अभिक्रिया आपको दी गई है, तो बताना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक है आपका पदार्थ टूट कर दो बना रहा है, दो या दो से अधिक बनाएगा, तो टूट रहे हैं यहाँ पर, तो एक प्रकार की अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरिम के पसने में कार्बन डाइऑक्साइड जल से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो आपका ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है
और हरे पौधे जो होते हैं उनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। साथ में आपके यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल रही होती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित से यौगिक प्रयुक्त होता है। मतलब आपको ये बताना है ये वाला अभिकारक क्या रहेगा। तो इसमें अंडरस्टूड है कि आपका यहाँ पर कोई मतलब पोटेशियम वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरफ आपका है उत्पाद में के तो दे नहीं रखा है, ना अमोनिया का कुछ दिया हुआ है, ना कैल्शियम का दे रखा है। तो अंडरस्टूड आपका बन जाएगा NaOH। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर मैं NaOH को यहाँ रखूँ तो यहाँ से Na2CO3 बाहर निकालना है, तो इतना पार्ट आपका है Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, CH3H से ज्वाइन होकर आपका CH4 बना देगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा आपको करना है। तो यहाँ पर PCl5 दे रखा है और यहाँ पर CH3COCl है, ये वहाँ पे दिया गया है। PCl5 का काम होता है क्लोरीन का योग करवाना। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाले ऑप्शन में अगर हम यहाँ से OH को हटा के Cl लगा देते हैं तो आपका ये बन जाएगा आसानी से। तो आपका ऑप्शन आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा आपको करना है, बताना है यहाँ पे आपका क्या बन रहा है। तो देख सकते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया आपकी है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है ये। तो इसमें आपका जल बनता है, यहाँ से OH और H को बाहर निकाल दोगे तो आपका जल बन जाएगा। बाकी पार्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो, CH3COO और ये वाला ऑक्सीजन तो साथ ही रहेगा CH3CO और ये C2H5O। तो आपका यहाँ पर आपका ये वाला बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ से आपको जल निकालना है। जल आपका H और OH से बना हुआ है, तो मैंने यहाँ से OH को निकाला इतने पार्ट को और यहाँ से H को बाहर निकाल दिया, तो जल बन जाएगा। बाकी पार्ट को ज्वाइन कर दिया, इस O C2H5O को CH3CO से ज्वाइन कर दिया, तो CH3CO पार्ट है मेरा यहाँ से आ गया। बाकी C2H5O को मैंने यहाँ से अटैच कर दिया, तो आपका यहाँ पर एस्टर बन चुका है। तो ये मैंने 40 क्वेश्चन है डिस्कस किए हैं यहाँ पर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों के लिए भी यह हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच।